जय श्री राम, हर हर महादेव। आज दो महान हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक हस्ती है श्रीमती इंदिरा फिरोज नेहरू, दूसरी हस्ती है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको प्यार से देश की जनता लौह पुरुष कहती है। और एक है श्रीमती इंदिरा फिरोज नेहरू, जिन्होंने ज़बरदस्ती उनके अपने दरबारियों से अपना नाम दिलवाया आयरन लेडी। आज दोनों की चर्चा करते हैं, क्योंकि एक का आज के दिन प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुआ था, दूसरे सरदार पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उनका जन्म जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में देश राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। और उन्होंने इस देश के लिए क्या किया उस पर भी चर्चा करेंगे, और सुश्री इंदिरा फिरोज नेहरू ने देश के लिए क्या किया उस पर भी चर्चा करेंगे। इंदिरा फिरोज नेहरू, जिनका पहले का नाम प्रियदर्शनी और कुछ लोग बानो भी कहते थे। चाइल्डहुड लाइफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है उस पर चर्चा करेंगे। खालिस्तान आंदोलन जो आजकल चर्चा होती है, खास करके सोशल मीडिया के एक्सपर्टों द्वारा, उसमें भिंडरवाला नामक खतरनाक आतंकवादी के संरक्षक और जन्मदाता कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को बोला जाता है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को सप्रेस करने के लिए। और वो खालिस्तान आंदोलन अंत में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इतना रेडिकलाइज हो गया कि इनको अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। तो जो अटल जी की एक मशहूर पंक्तियां है ना, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना खुद के घर पूरा होता है, और बड़ी सटीक बैठती है यहाँ पे कि जो नासुर आपने तैयार किया था वह आपको खुद ही खा गया। दूसरा चीज, इनके बारे में बोला जाता है लौह पुरुष है, लेकिन इनकी हकीकत यह है कि इन्होंने सत्ता के लिए देश के संस्थाओं को, कम्युनिस्टों को सरेंडर कर दिया। देश के हर संस्था पर लिटरली कम्युनिस्टों का शासन हो गया। संस्था कम्युनिस्ट चलाएंगे, सत्ता इनके हाथ में रहेगी। एक वाकया है, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बोला था इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज बग्ड। उन्होंने एंटी बगिंग ऑपरेशन चलाया था। उनके स्टेटमेंट थे कि हर प्रधान मंत्री के कार्यालय में कोई ना कोई विदेशी जासूस बैठा हुआ है। ये कैसे संभव हुआ, ये सोचना पड़ेगा। इतनी लौह महिला थी, क्या उन्होंने भारत के संस्था और भारत सरकार को किसी के सामने सरेंडर कर दिया था, या उनके साथ विश्वासघात हुआ था और उनके पीठ पीछे ऐसी साजिश रचनाएं रची जा रही थी? और अगर उनके जानकारी में नहीं थी तो भारत के मतलब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना अयोग्य और अक्षम था? सवाल ये पूछे जाने चाहिए। उसके बाद इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का कितना सम्मान किया, इसका एक एग्जाम्पल है। कभी भी ज्ञानी जैन सिंह के ऑफिस में जो भारत के राष्ट्रपति थे, ये खुद नहीं गई। ज्ञानी जैन सिंह इनके ऑफिस में आते थे और कभी भी इन्होंने उठ के अभिवादन नहीं किया। यह था इनका संवैधानिक पदों और संस्थाओं का सम्मान। अलग बात है जो ज्ञानी जैन सिंह खुद बोले हैं जो कैसे इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और ये वही ज्ञानी जैन सिंह हैं जिनकी एक एक्सीडेंट में फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ आ रहे थे, रास्ते में अम्बाला के आसपास उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और इतिहास गवाह है, ये जो संदेहास्पद एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, कैसे करवाए जाते हैं, क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि जब वो दिल्ली से रवाना हुए थे चंडीगढ़ के लिए तो उन्होंने कुछ खुलासा करने का बात किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंदिरा गांधी जी। जानिए कितनी महान थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इतनी महान थी
कि जब राजनारायण केस में इनको हार मिली तो आपातकाल देश पर थोप दी। उस आपातकाल में ही ये लाती हैं 42nd अमेंडमेंट। आज कांग्रेस वाले बोलते हैं जो देखिए हम तो संविधान की रक्षा करते हैं, और इन्होंने पूरे संविधान के प्रीफेस को ही, प्रियम्बल को ही चेंज कर दिया। अब सोच लीजिए जो कैसा संविधान ये बचाते हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड इंटीग्रेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका संविधान सभा की बैठक में स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया था नेहरू के समक्ष। उसके बाद आते हैं बिहार के एक समस्तीपुर जंक्शन है, ललित नारायण मिश्रा, उनकी बम ब्लास्ट में हत्या हो जाती है। अब बिहार में समस्तीपुर में जाइए, नॉर्थ बिहार में जाइए, आपको पता लग जाएगा ये सब किसके ऊपर जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो कांग्रेसियों को लग जाते हैं मिर्ची, लेकिन बिहार में जाइए आपको पता देगा लोग जो क्या होता है। सुश्री इंदिरा गांधी इतनी महान थी, इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को याद करती थी, वैल्यू रखती थी, कि इन्होंने फर्स्ट टाइम सीजीआई के जो सुपरिटी वाला जो था ना, उसको ही निगलेक्ट कर दिया और अपने मनचाहा व्यक्ति को सीजीआई बना दिया। आज जो आप देखते हैं जो जुडिशियल ओवर एक्टिविज्म ऑफ इंडियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट, उसकी जिम्मेदार भी सुश्री इंदिरा गांधी और उनके नालायक सुपुत्र राजीव गांधी थे। आपने जुडिशियरी के कार्य में इतना इंटरफेयर किया, आपने लेजिस्लेशन के कार्य को इतना आउटरीच किया कि जुडिशियरी को आपके काम में ये करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सोचिए आपने इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन कितना किया। सुश्री इंदिरा फिरोज नेहरू इतनी महान थी कि इन्होंने थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति एक जूनियर को किया, सीनियर को सुपरसीड करते हुए। और आपको पता है इनके बिहार से इनकी घृणा कितनी थी, और ये सिर्फ इनकी घृणा नहीं थी, इनके पिताजी की भी उतनी ही घृणा थी बिहारियों से, और इनके जो नालायक पोते हैं उनकी भी वही घृणा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा, जो मोस्ट प्रोबेबली वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनने वाले थे, उनको टॉपल करके सुपरसीड करके नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया। इनके पिताजी भी वैसे ही थे, एक कदम आगे थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने की बात हो रही थी फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने सरदार पटेल से कांटेक्ट किया था कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम श्री राजगोपालचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। देखिए नेहरू जी वो राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे बिहारी को, इंदिरा गांधी बिहारी आर्मी चीफ। थर्ड, छठ पर्व में आके इनका नालायक पोता छठ व्रतियों को और छठ पूजा वालों को ड्रामा कहता है। और दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान भी होगा ना, वह भी यह नहीं सोच सकता है कि बिहार में आके छठ पूजा का अपमान करके, छठी मैया का अपमान करके बिहार का चुनाव जीत जाएगा। मूर्ख, दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान भी ये नहीं कर सकता है। एक और घटना का जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह चन्नी साहब, रणजीत सिंह चन्नी, जब उन्होंने बिहारियों के लिए अपशब्द कर रहे थे, तो लेडी फरदीन खान प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, वाहवाही कर रही थी। यह था इनका बिहारियों के लिए प्रेम, और ये बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। उसके बाद संविधान की तो इतना ये करते हैं। आपको पता है इंदिरा गांधी एक अमेंडमेंट लाई थी लॉ पार्लियामेंट, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसके पुराने गुनाह और आगे होने वाले गुनाह से उनको इम्यूनिटी मिल जाएगी। मतलब आप कुछ भी करो, आप कानून कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो लोकतंत्र की रक्षक थी। लेकिन आज का प्रधानमंत्री एक बिल लाता है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी 30 दिन जेल में रहता है, 31वें दिन ऑटोमेटिकली उसका इस्तीफा समझा जाएगा। अब समझ लीजिए कौन सा लोकतंत्र का इस्तीफा, मतलब संरक्षक वो लोग थे। तो अब क्या ही बोले, इनके अनेक गुणगान हैं, अनेक। ये कुछ एग्जाम्पल है। नक्सल, कहीं ना कहीं नक्सल का
फैलाव है उसके पीछे भी इनकी योगदान रही। लास्ट नोट द लिस्ट अबाउट दिस ग्रेट लेडी। ये इतने महान थे, इतने सैनिकों का सम्मान करते थे कि इनको अपने थल सेना अध्यक्ष पर भरोसा नहीं था। इनको डर था कहीं फील्ड मार्शल मानेकशॉ इनका तख्ता पलट न कर दें, तो उनके ऑफिस में भी ये जासूस बैठाने का कोशिश करती थी। क्या देश के सेना और सेना अध्यक्ष पर अविश्वास करके कोई भी देश का प्रधानमंत्री यह उम्मीद कर सकता है, और यह देश का प्रधानमंत्री यह उम्मीद कर सकता है कि देश की जनता उस पर विश्वास करे? देश के सेना अध्यक्ष पर आप अविश्वास जताकर आप बोलते हो जो हमने सेना को खुली छूट दे दी, हमने बांग्लादेश लिबरेट कर दिया। क्या सच में इंदिरा गांधी चाहती थी बांग्लादेश बने? मुझे संदेह है, और तमाम साक्ष्य हैं जो यह साबित करते हैं कि इंदिरा गांधी बांग्लादेश की आज़ादी के पक्ष में नहीं थी। इंदिरा गांधी लड़ाई सिर्फ उतना ही लड़ना चाहती थी जितने में उनका चुनावी मोमेंटम बन सके, नहीं तो 1971 की शानदार जीत दिलाने वाली सेना को 1976 के पे कमीशन, जो थर्ड पे कमीशन है, उसमें उनका आरोपी तब तक था, उसको हटा दिया गया। हर देश सेना को विजय पर रिवार्ड देती है। भारत में पहला चीज हुआ जो सेना का पे एंड पास को कम करके उसको रिवार्ड दिया गया। अब आप अनुमान लगा लीजिए कितना वो सेना के प्रति सम्मानित थी, देश के प्रति समर्पित थी। उन महिला का आज के दिन उनके ही बनाए गए, उनके ही द्वारा उभारे गए नासूर से उनकी हत्या हो गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं फिर से बोलता हूं, इंदिरा गांधी की हत्या नहीं, वो देश के एक प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही जघन्य अपराध था। तो इसकी तो मैं कड़ी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा कोई घटना हमारे देश में न हो, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र पर उंगली उठता है। अब आ जाते हैं सरदार पटेल। जानिए क्यों उनको लौह पुरुष बोला जाता है। आज़ादी से पहले अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। अगर अंग्रेज कांग्रेस के दो नेता से अगर डरते थे तो एक नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे थे सरदार पटेल। माउंट बेटन के पसीने छूट जाते थे सरदार पटेल से निगोशिएट करने में, इसीलिए वह प्रीफर करते थे नेहरू, क्योंकि उनको पता था नेहरू को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट नॉट सरदार पटेल। सरदार पटेल की एक चीज बताया आपको क्या थी मांग? जब धर्म के आधार पर इन्होंने राष्ट्र ले लिया है तो व्हाई नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन? जब आपने धर्म के आधार पर एक राष्ट्र की मांग करी, आपको एक राष्ट्र दिया गया, पूरा क्षेत्रफल दिया गया, तो क्यों आप इस देश में रहेंगे? अब नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया। गांधी जी के बारे में तो क्या ही कहें, उनका बस चले तो भारत को, अगर मुसलमानों को सम्मानित करने के लिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर देते हैं। द पर्सन हु कैन से यू शुड एंजॉय द रेप एंड यू शुड गेट योर सेल्फ रेप्ड जस्ट टू सेटिस्फाई द एंगर ऑफ मुस्लिम्स, अगर वह बोल देता कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, और मैं आश्चर्य नहीं करता। ये थे उनके कंप्लीट ट्रांसफर पॉपुलेशन, ठुकरा दिया गया। अब सोच लीजिए, ये वही लोग हैं ना जो रोहिंग्याओं को बचा रहे हैं, बांग्लादेशियों को बचा रहे हैं और मानवता की दुहाई दे रहे हैं। हिंदुओं का देश, एकमात्र देश, उनके लिए मानवता नहीं है, लेकिन जो लोग दो दो देश ले लिए धर्म के नाम पर, उनकी मानवता की बात हो रही। और वो लोग उस देश में को लेने के बाद वहां से फिर हमारे देश में आ रहे हैं। भाई, जब तुम देश ले ही लिए तो तुम्हारा मेरे अंगने में क्या काम है? क्या सोचना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा। दूसरा, सरदार पटेल वो थे जो हिंदुओं को जब पाकिस्तान से भगाए गए थे, बांग्लादेश से भगाए गए थे, उनको स्थापित करने का काम किया, जिसको लेकर नेहरू से इनका गहरा मतभेद था। सरदार पटेल चाहते थे जो मुस्लिम यहाँ से गए हैं उनकी प्रॉपर्टी राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित किया जाए, जबकि नेहरू ने उसको क्या किया वो पता है, वक्फ नामक नासूर दिया था।
ये समझिए। एक राज्य था जिसका, देसी रियासत जिसका इंटीग्रेशन सरदार नेहरू जी किए थे, जम्मू कश्मीर, जो आज भी हमारे लिए घाव का है। शायद जो जम्मू कश्मीर हम बचा पाए, अगर सरदार पटेल ना होते तो भी ना बच पाता। जूनागढ़ और हैदराबाद, आपको पता है दोनों के खिलाफ थे नेहरू। सरदार पटेल ने जूनागढ़ भी ये किया, और हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो तो दुनिया जानती है, जो 5 दिन में कैसे हैदराबाद के निजाम घुटने टेक दिए। और आज भी क्लिप कटुआ नामक प्राणी, उसको दुख दर्द होता है। ठीक है, वो ऐसे एक वो इज जस्ट एन फेस मेनी। 5 दिन में भारतीय सेना के सामने हैदराबाद के निजाम का सरेंडर। और सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेसी क्रेडिट लेते हैं तो उनसे यह पूछो ये किसके स्टेटमेंट थे। लेट देम लिव एज दे लाइक टू लिव, हाउ दे वांट टू, हाउ दे वांट टू लिव। इट वाज द वर्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देश के अंदर कैसे हैदराबाद रह सकता था बीचों नासुर बन के? सरदार पटेल ने उसको इंटीग्रेट किया। 565 देसी रियासतों का भारत में विलय सरदार पटेल अपने दम पर कराए। नेहरू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तिब्बत पॉलिसी को लेके सरदार पटेल को समझिए, जानिए उन्होंने क्या तिब्बत को लेके बोला था। जब नेहरू आंख बंद करके बैठे पड़े थे और हिंदी चीनी बाई बाई का नारा लगा रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था और क्या बोला था। लेकिन नेहरू वही करते थे जो उनको पीछे से चाबी दिया जाता था। वो चाबी देने वाला कौन था, ये बड़ी बात है। और सोचिए नेहरू को क्या क्या दिक्कत था। तो उम्मीद करते हैं जो आप थोपे हुए नेता और एक जो खुद में जननायक थे, लोकनायक थे, उनका अंतर समझेंगे। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। जिन्होंने देश को संगठित किया, इकट्ठा किया, उनके स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना हुआ है। याद रखिए, सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, बल्कि वहां के लोकल आदिवासियों के भड़का के आंदोलन तक बैठी थी, मेधा पाटेकर के माध्यम से। जो सरदार सरोवर डैम आज आधे राजस्थान को पानी सप्लाई करता है, पूरे सौराष्ट्र रीजन को पेयजल देता है और साथ ही साथ सिंचाई की जल देता है। किसको गुजरात के लोगों को पानी मिलने से दिक्कत हो सकती थी? ये जो कांग्रेस का गुजरात के प्रति घृणा है, आज नया नहीं है, यह पुराना घृणा है। और ये घृणा बार बार बीच में से उछल के आ जाता है। बिहार और गुजरात कांग्रेस के लिए वो दो नासूर हैं जो राष्ट्रवाद की प्रतीक हैं और कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। वो चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, कर्पूरी ठाकुर हो, या जब 75-77 लगा था तो जॉर्ज फर्नांडिस, जो मुजफ्फरपुर के ही सांसद बने थे पहली बार। सावधान रहें, सतर्क रहें, कांग्रेस के साजिशों को जनता के सामने लाते रहें। इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं यह नहीं बोलता, लेकिन राष्ट्र के लिए इतनी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। समाज ऐसे नहीं चलता है, समाज में आपकी योगदान होनी चाहिए। जय श्री राम, महादेव।